हेलो नमस्कार, मैं आनंद आचार्य। आज टॉपिक जो स्पेशली जो ये तैयार हुआ है वो इंडियन इंडस्ट्री को लेकर तैयार हुआ। भारतीय अर्थव्यवस्था में उद्योगों का योगदान काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये योगदान अगर जीडीपी का स्तर पर अगर हम लोग देखें तो लगभग 26 से 27% ऑलमोस्ट ये अभी वर्तमान अगर एक दशक की चर्चा किया जाए तो लगभग 27% के आसपास ये लगभग ठहरती है। लेकिन लॉकडाउन के दौरान ये काफ़ी कम हो गई थी, नकारात्मक के स्तर पर भी चली गई थी। और नकारात्मक खास ग्रोथ रेट को लेकर के हम लोग चर्चा करें तो नकारात्मक के स्तर पर चली गई थी, -90 के आसपास इसका ग्रोथ रेट था। तो पुनः एक चीज़ों को, एक फैक्ट को समझने का प्रयास किए कि भारतीय अर्थव्यवस्था यानी जीडीपी में इंडस्ट्री का योगदान ऑलमोस्ट 27% के आसपास, 27% के आसपास विगत एक दशक से है। और यह जो दशक का ग्रोथ जितना ज़्यादा होगा, रोज़गार के अवसर उतने ही बढ़ेंगे, देश में सामाजिक आर्थिक परिवर्तन की संभावनाएं भी उतनी ज़्यादा होगी, सरकार को टैक्स जो कलेक्शन है, रेवेन्यू जो कलेक्शन है उतना ही ज़्यादा होगा और साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भारत का इमेज काफ़ी पॉजिटिव होने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। और इसके अलावा कई अन्य प्रकार की समस्याओं का समाधान भी यहाँ किया जा सकेगा। तो ये इसकी विशेषता है। लेकिन अगर हम विगत कुछ वर्षों से औद्योगिक विकास की गति को अगर देखें तो गतियाँ काफ़ी कम दिखाई देती हैं। और वो गतियाँ कम दिखाई देती है जिससे मेरे पास आंकड़ा है कि 2017-18 में 6.3% ग्रोथ रेट था, तो 18-19 में घट के 4.5 के आसपास आ गया, मतलब 4.9 यानी 5% से नीचे आ गया। और 19-20 के आसपास देखें 0.9 है। और अगर लॉकडाउन के दौरान का जो अब तक जो रिपोर्ट आया है लगभग -9 के आसपास ये जा रहा है। तो खैर ये चीज़ों को हम लोग चर्चा करें। अब औद्योगिक क्षेत्र काफ़ी महत्वपूर्ण है। इससे लगभग आपका 3 सवाल खासकर कॉन्सेप्ट बेस्ड, या तो यूपीएससी की पीटी की बातें कर दें या बीपीएससी मेंस की चर्चा कर दें या मुख्य परीक्षा में भी ये 3 सवाल आते हैं। एक खासकर विनिवेश को लेकर इस बार काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है विनिवेश, तो विनिवेश को लेकर के भी इस बार हम लोग चर्चा कर सकते हैं। और दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ें जो है चर्चा हो सकती है आपको, वो है आपका MSME यानी कि लघु मध्यम और सूक्ष्म उद्योग को लेकर के भी इस बार चर्चा हो सकती है। तो ये 2 सवाल हैं। और इसके अलावा तीसरा ओवरऑल इसका डेवलपमेंट को लेकर करके चर्चा हम लोग कर सकते हैं। तो खैर चलिए, आज का ये जो टॉपिक जो तैयार किया हूँ उसमें से एक खंड को तैयार किया, वो टॉपिक है विनिवेश को लेकर के यानी डिसइन्वेस्टमेंट। तो सबसे पहली चीज़ को समझना होगा कि डिसइन्वेस्टमेंट है क्या। सबसे पहले इस चीज़ को समझें, डिसइन्वेस्टमेंट है क्या। तो देखिए, पूंजी लगाना, कैपिटल लगाना इन्वेस्टमेंट है, और कैपिटल को निकाल लेना यानी अपने हिस्सेदारी को बेच देना ही डिसइन्वेस्टमेंट कहलाता है या विनिवेश कहलाता है। शाब्दिक अर्थ यही है। अब यहाँ पर चर्चा क्यों आया, इस मुद्दे पर अगर चर्चा करें तो हम लोग देख सकते हैं कि 2020-21 का जो करेंट जो बजट जो मतलब खासे पिछले का जो बजट की जो चर्चा होती है, उस बजट के स्तर पर दिया गया था कि 1,75,000 यानी जो करेंट बजट का जो है 1,75,000 करोड़ रुपए विनिवेश से यानी सरकारी संपत्तियों के विनिवेश से जुटाने की कोशिश की गई, सरकार की एक कोशिश है। और इसी में उन्होंने कहा कि सरकार ने 4 ऐसे क्षेत्र को चुना है जो एक रणनीतिक में है, यानी स्ट्रेटेजिकल स्तर पर हम इसे देख रहे हैं। यानी विनिवेश के लिए सरकार ने 2 प्रकार संपूर्ण कंपनियों पीएसयू को मोटे तौर पर 2 भागों में बांटा है। एक माना है कि जो खास करके जो रणनीतिक है, दूसरा जो गैर रणनीतिक है। गैर रणनीतिक में दिया गया कि 100% तक विनिवेश यानी डिसइन्वेस्टमेंट कर देंगे। और जो रणनीतिक के अंतर्गत जो आता है उसमें दिया गया सरकार उसमें एक न्यूनतम राशि अपने स्तर पर, न्यूनतम हिस्सेदारी अपने स्तर पर रखेगी और बाकी शेष का विनिवेश करेगी यानी डिसइन्वेस्टमेंट करेगी। और इसके कौन कौन सा होगा, इसके चयन के लिए जो जिम्मेदारी दी गई है, ये भारत में सर्वोच्च जो वर्तमान में जो पॉलिसी मेकिंग का जो काम करे नीति आयोग को ये जिम्मेदारी दी गई है कि वो पीएसयू कंपनियों को सूची तैयार करेगा और उसमें किस रूप में उसका विनिवेश होगा
इस चीज़ों को वो बताने का प्रयास करेगा। तो चलिए खैर, ये बजट में, इस बार के बजट में प्रोविज़न्स था और इसीलिए एक बहस का मुद्दा आ गया कि आखिरकार इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, आखिरकार ये है क्या। इन चीज़ों को लेकर कुछ इतिहास की बातों पर हम लोग चर्चा करना चाहेंगे। जिस समय देश आज़ाद हुआ था उस समय देश में हम सबको पता कि देश में सामाजिक आर्थिक स्तर पर असमानताएं काफ़ी ज़्यादा थी, यानी कि सोशल और इकोनॉमी स्तर पर जो खास करके जो असमानताएं जो थी उसमें काफ़ी ज़्यादा देखने को मिली। इस असमानताओं को दूर करने के लिए सरकार ने उस समय का तत्कालीन विश्व में, यानी कि जो कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड जो था, मैक्सिमम लोग जो इंडस्ट्री को ही सबसे आधार लेके चला। तो भारत सरकार ने भी इंडस्ट्री को डेवलपमेंट को आधार बनाया और सरकार ने अपने स्तर पर कई PSU पब्लिक सेक्टर यूनिट की स्थापना की। ये पब्लिक सेक्टर यूनिट की स्थापना की 1956 के आसपास, देखते उससे पहले भी थी, लेकिन 1956 के आसपास ये ज़्यादा देखने को मिला। और इसकी उपयोगिता इस स्तर पर था कि पंडित नेहरू को ये कहना पड़ा था कि आधुनिक भारत का ये मंदिर है। मंदिर और मस्जिद की चर्चा किसी और की भी होती है, लेकिन PSU की चर्चा के रूप में था आधुनिक भारत का ये मंदिर है। खैर, अब ये चीज़ें क्यों मंदिर कहा गया, इसके बारे में देखें कि इसकी स्थापना के पीछे औचित्य या उद्देश्य क्या था, एम क्या रखा गया था। सबसे पहला था कि रोज़गार के अवसर पैदा करना। दूसरा चीज़ है मूल्य को नियंत्रण करना, चूँकि कुछ चीज़ें जो सरकार के स्तर पर भी कंपनियां स्थापित होगी, प्राइवेट स्तर पर भी कहीं प्राइवेट वाले मोनोपोली ना कर ले, इसीलिए सरकार ने उस स्तर पर भी कंपनियां स्थापित की, इसीलिए भी इसकी ज़रूरत थी। ठीक है, इसके अलावा हम लोग देखते हैं तीसरी महत्वपूर्ण चीज़ थी भारत सरकार का जो उद्देश्य था कल्याण करना, ये कल्याण करने का भी से संबंधित था। तो ये 3 उद्देश्यों को लेकर के सरकार ने इसकी स्थापना की थी। लेकिन हम लोग देखते हैं समय के साथ खास कंपनियां धीरे धीरे बीमार होना शुरू हुई और धीरे धीरे जैसे से बीमार होना शुरू हुई तो सरकार के लिए कहीं ना कहीं एक सफ़ेद हाथी का सोच शुरू हुआ। और सफ़ेद हाथी का सोच जब शुरू हुआ कि कहीं ये जितना आमदनी सरकार को नहीं दे रही है उससे ज़्यादा कहीं ना कहीं सरकार का इन्वेस्टमेंट ले रही है। तो 1981 से ही सरकार ने जो तिवारी कमेटी का गठन किया था, तिवारी कमेटी के बाद हम लोग देखते हैं कि सिका कानून बना 1985 में, इसके 1987 में जो विप्र बना जो पुनर्निर्माण, और बाद में वही 1993 में गोस्वामी कमेटी गठित हुआ और 2000 में इराडी कमेटी। ये समस्त कमेटियां का अगर सिफारिश के आधार पर अगर हम लोग चलें तो कहा जा सकता है कि सरकार ने कहा कि ये कंपनियां भारत के विकास में काफ़ी हितकर है, लेकिन धीरे धीरे इसको विनिवेश किया जाना चाहिए। और विनिवेश के लिए जो रणनीति जो बनी थी वो रणनीति जो स्पेशली जो थी उसको भी समझने का प्रयास करें। उसको समझने के लिए हमको सबसे पहले देखना पड़ेगा खास करके 90 के दशक में कि सरकार ने कहा कि किस प्रकार की कंपनियों को बेचा जा सकता है। तो कहा गया कि पूरी कंपनियों को अगर क्लासिफाइड किया गया तो मोटे तौर पर 3 प्रकार के वर्गीकरण यहाँ दिखाई देते हैं। कुछ ऐसी कंपनियाँ जो केवल नुकसान में थी और इसके बारे में कमेटी दिया गया, सिफारिश आया कि ऐसी कमेटियों को सुधार करना संभव नहीं, इसीलिए इसको कहीं ना कहीं विनिवेश कर दो, बेच दो या बंद कर दो। कर्मचारियों को वॉलंटरी रिटायरमेंट दिया गया, उसको सेल कर दिया गया। दूसरे प्रकार का जो था जो कभी लाभ दे रहा था कभी नुकसान, तो सरकार ने तय किया कि इन्हीं को विनिवेश करेंगे, डिसइन्वेस्टमेंट करेंगे। तो नीतियाँ यही बनी थी, जो कभी लाभ दे रहा था कभी नुकसान दे रहा था। तीसरा टाइप का जो था वो भी काफ़ी जानना आप लोग को ज़रूरी होगा कि जो काफ़ी लाभ में थी। तो सरकार या सरकार के जितने भी एक्सपर्ट टीम थे सभी का सोच या थिंकिंग यह थी कि अगर इनको मैनेजमेंट का स्तर पर थोड़ी स्वायत्तता या ऑटोनॉमस नहीं दिया जाता है तो निश्चित तौर पर यह भी भविष्य में कहीं ना कहीं सफ़ेद हाथी का रूप ले सकता है। तो सरकार ने इसी को ऑटोनॉमस लेकर जो सुधार किया, उसी सुधार में हम लोग देखते हैं कि लगभग बहुत सी कंपनियां महारत्न, नवरत्न, मिनी रत्न बदला। ये सरकार की कंपनियों चर्चा में कर रहा हूँ।
और वर्तमान मेरे पास आंकड़े हैं PSU के 97 के जो मेरे पास आंकड़े हैं, उसमें कहा गया कि वर्तमान में अभी 10 कंपनियां महारत्न हैं जो सरकार के लिए केवल लाभ दे रही है। दूसरा है 14 कंपनियां जो है ये नवरत्न कंपनियां हैं, ठीक है। और तीसरा जो मिनी रत्न को 2 भाग में बांटा गया था, मिनी रत्न 1 और मिनी रत्न 2। तो मिनी रत्न 1 में है 58 कंपनी यानी 58 कंपनी, और मिनी रत्न 2 में जो है 15 यानी 15 कंपनी है। कुल मिलाकर के 10, 14 यानी 14, इसका 58 और 15 मिला करके अगर देखा जाए तो 97 कंपनियों की चर्चा होती है। और ये काफ़ी लाभ हद तक लाभ देती है, सरकार के रेवेन्यू कलेक्शन का बहुत बड़ा आधार बनता है। तो अब सवाल यहाँ पर ये आता है कि यह सरकार के लिए ये तो काफ़ी हद तक रेवेन्यू जनरेट का काम करता है, एम्प्लॉयमेंट का काम करता है। अगर सरकार इसी को सेल कर देगी तो होगा क्या, सवाल यहीं पर उत्पन्न हो रहा है। क्योंकि अभी तत्काल सरकार सेल कर करके निश्चित तौर पर रेवेन्यू तो कलेक्ट कर लेगी, लेकिन भविष्य में अगर ये प्राइवेटाइजेशन होगा, निश्चित तौर पर ग्रोथ होगा, तो सरकार का रेवेन्यू कहाँ जाएगी, फिर जनता के आसपास ही पड़ेगा। तो ये एक सवाल यहाँ पर था, इसीलिए आलोचक लोग काफ़ी हद तक विरोध करते हैं। खैर चलिए, विनिवेश को भी लेकर के अगर हम लोग चर्चा करें तो हम लोग कहते हैं विनिवेश को लेकर खास करके चर्चा होती है जब NDA 1 सरकार बनती है 1998 में, तो 1999 यानी 1999 में ये विनिवेश मंत्रालय का नाम होता, विनिवेश विभाग होता, डिसइन्वेस्टमेंट डिपार्टमेंट होता। 2001 में यही इसका दायरा को बढ़ाया था, वो मंत्रालय बन जाता, विनिवेश मंत्रालय। और इसके अलावा हम लोग देखते हैं 2016 में दीपम के नाम से जाना जाता है, यानी विनिवेश दीपम क्या है, ये सारे पुराने चीज़ों को बंद करके, मंत्रालय को बंद करके एक पुनः एक विभाग बनाया गया जो कि था कि DIPAM यानी डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट्स मैनेजमेंट, यानी डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। DI का मतलब है, PAM का मतलब है पब्लिक एसेट्स मैनेजमेंट की चर्चा होती है। खैर यहाँ इस बात को भी बताना चाहेंगे 2001 से 15, चूँकि NDA 1 थी, NDA ये 2 है, इस बीच में भी 2005 में एक कोशिश की गई थी UPA सरकार से कि राष्ट्रीय निवेश कोष की स्थापना किया जाए, यानी विनिवेश से जो प्राप्त राशि था उसका प्रयोग कहाँ किया जाए, उसको भी लेकर के कोशिश हुई थी। वो कोशिश था कि 75% जो उसका रेवेन्यू जो आएगा उसे बेचने के बाद वो था शिक्षा, स्वास्थ्य और रोज़गार पर खर्च होनी थी, और 25 के रूप में था कि अन्य कंपनियां जो खास करके PSU कंपनियां उसको पुनर्निर्माण के लिए किया जाएगा। अब सवाल ये आता है कि अब सरकार तो स्पष्ट कह चुकी है, हमारे वर्तमान माननीय प्रधानमंत्री जी भी स्पष्ट कर चुके हैं कि सरकार का काम बिजनेस करना नहीं है, बल्कि हम हर कुछ क्लियर कॉन्सेप्ट मेरा यही है कि हर चीज़ प्राइवेटाइजेशन होगा। तो अब मेंस का सवाल अब यही होगा कि प्राइवेटाइजेशन करने से क्या लाभ मिलेगा और प्राइवेटाइजेशन न करने से क्या होगा। तो लाभ क्या है, सरकार पहला है कि सरकार का उद्देश्य है कि केवल हम कंट्रोलिंग अथॉरिटी बनना चाहते हैं। यही चीज़ें जब निजी क्षेत्र में लाभ देखेंगे, यही चीज़ें जब निजी क्षेत्र में जाएंगे, निश्चित तौर पर जो कंपनियां लेगी वो काफ़ी लाभ कमाएगी। नंबर 2 है। नंबर 3 है कि जब वो लाभ कमाएगी तो एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा। नंबर 3 उनका फीचर है। नंबर 4 है कि जब वो उनकी दायरा बढ़ेंगे, उनके आकार बढ़ेंगे, तो नेचुरली देश के लिए, देश की इकोनॉमी के लिए, देश की अर्थव्यवस्था के लिए काफ़ी हद तक अच्छा होंगे। तो 5 ट्रिलियन जो इकोनॉमी जो हमारी सोच है उस ओर हम लोग पहुंच सकेंगे। ये चीज़ें भी हमारे जहन में, तो ये 4-5 जो प्रमुख फीचर हैं, इनके अगेंस्ट में भी कुछ नेगेटिव पहलू हैं। नेगेटिव पहलू यह है, नंबर 1 नेगेटिव जो पिछले बार भी मैंने कहा कि अगर सरकार सब कुछ बेच देगी तो एक रेवेन्यू जो कलेक्शन का जो आधार था वो रेवेन्यू कहाँ से आएगा, कहीं ना कहीं उसके विकल्प के रूप में हमें जनता पर एक अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। नंबर 1। नंबर 2 है कि जो प्राइस कंट्रोल था, चूँकि हम सभी को देखते हैं कि प्राइवेट कंपनियां अपने हितों के लिए 4-5 कंपनियां कहीं ना कहीं आपस में साठगांठ कर लेती है और मार्केट प्राइस को काफ़ी हाइक कर देती है। तो हाइक जब कर देगी, रेट जब बढ़ा देगी, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जनता के लिए बहुत ख़राब स्थिति होगी। जैसे हम लोग जियो के स्तर पर भी चले
जब शुरुआत में जियो आया था तो एक समय में 50 रुपये महीने पर हम लोग काम चला रहे थे, लेकिन आज वही उसी फैसिलिटी को सेम ले रहे हैं तो ऑलमोस्ट 200 रुपये हमें पे करना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं मोनोपोली का स्तर पर आने पर ये दो समस्या होगी। तीसरी बड़ी समस्या है कि ये अगर जिस प्रकार सरकार ने डिसइन्वेस्टमेंट के स्तर को ला रही है तो वो डिसइन्वेस्टमेंट कहीं ना कहीं वो निजी कंपनियों को हित है और पार्टिकुलर कंपनियों को हित देने की कोशिश होगी। यहीं पर एक ऑब्जेक्शन आ रहा है कि आखिरकार वो पुरानी कंपनियों को क्यों देना चाह रही। क्यों ना सरकार को अगर पूंजी का अगर आवश्यकता है तो सरकार इसके लिए IPO यानी जनता के बीच से बेचने का प्रयास करे, कंपनी को ना बेच करके इसका शेयर बेचने का प्रयास करे। जनता यानी कि देश के विकास में जनता की भागीदारी सुनिश्चित हो, तो ये भी एक सवाल दिया जा रहा। चौथी महत्वपूर्ण चीज़ें ये आ रही है खासकर विनिवेश को लेकर के कि ये सरकार का जो लाभांश जो था उस लाभांश का प्रयोग कहीं ना कहीं देश हित में हम लोग किया कर रहे थे, लेकिन अब जब यही चीज़ें जो प्राइवेट कंपनियां अगर जाएगी तो वो अपने लाभांश का प्रयोग कहाँ करेगी, क्योंकि प्राइवेट कंपनियां का उद्देश्य तो प्रॉफिट कमाना होता है जबकि सरकार का उद्देश्य वेलफेयर करना होता है। तो कहीं ना कहीं ये जो अप्रोच जो है यही चीज़ों को कंट्राडिक्टरी है। खैर कुल मिलाकर के हम इसको निष्कर्ष के तौर पर कह सकते हैं कि सरकार का प्रत्येक एक्शन कहीं ना कहीं एक विश्वास वाला एक्शन होता है और सरकार को इस मुद्दे पर कहीं ना कहीं पारदर्शिता की अपेक्षा भी की जाती है। सोच यह है, सुझाव यह है कि अगर सरकार इसी चीज़ों को अगर धीरे धीरे अगर करे, जो फास्ट करने की कोशिश धीरे धीरे करे तो जनता के बीच में एक विश्वास जा सकती है। दूसरे महत्वपूर्ण सुझाव है कि सरकार क्यों न इसको IPO के माध्यम से देश के जनता को इसके हितों से जोड़ने का प्रयास करे। ये दो सुझाव अगर करे सरकार तो निश्चित तौर पर एक लोकप्रिय और एक दूरगामी कदम के रूप में इसे स्वीकार किया जा सकता है।